Good morning, students. So we are studying this. We have already studied these topics, and now we are going to study this topic, that is methods of imperialism. कितने methods थे imperialism के? So first one is divide and rule. पहला था हमारा divide and rule, यानी विभाजित करो और उस पर शासन करो, रूल करो. So they sense the deep divisions among people in Asian society on religious grounds. In order to prevent them from coming together, they sowed the seeds of hatred into one community against the other. इसका मतलब ये जो भी ब्रिटिशर्स थे वो हमारे रिलीजियस को डिवाइड कर दिए थे पूरे एशियन सोसाइटी में, और जिससे कि हम में एकता ना हो, यूनिटी ना हो और हम आपस में ही लड़े. सो फर्स्ट पॉइंट ये था, इसका मतलब ये था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस सेकंड पॉइंट, दैट इज़ अलायंसेस. Although European countries were never on friendly terms with each other, they were successful in forming alliances to dominate the people of the colonies. वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गए थे इस काम को करने के लिए, क्योंकि हमारे जितने भी हम लोग आपस में लड़ते थे, एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, डोमिनेट करते थे. सो उन लोग ब्रिटिशर्स को बहुत ही ये इजी काम पड़ गया था. हम लोगों पे वो डिवाइड एंड रूल करके सब कुछ उन्होंने अपनी तरफ कर लिया था. So third point is temptations. To pity local rulers, they made many tempting offers and either annexed them or led them to declare war against the neighboring kingdoms. और उन्होंने हमारे ही स्टेट में, जैसे हमारा एमपी एक स्टेट हो गया, अब हम यूपी के स्टेट में जो भी रूल कर रहे हैं वहाँ पे उन हमारे जो राजा हैं वो यूपी के राजा वालों से लड़ाई करने लगे. मतलब वो आपस में ही किंगडम से एक किंगडम को दूसरे किंगडम से झगड़ा करवाते थे. ये उनका एक तीसरा बहुत ही बड़ा मेथड था हम इंडियंस को दूर रखने के लिए और हमारे बीच में लड़ाई क्रिएट करवाने के लिए. नाउ फोर्थ पॉइंट इज ड्रग एडिक्शन. द यूरोपियन पावर्स यूज दिस वर्स्ट मेथड ऑफ मेकिंग पीपल ऑफ कॉलोनीज ड्रग एडिक्ट लाइक ओपियम. और यूरोपियन पावर्स ऐसी थी कि उन्होंने ये एक बहुत ही वर्स्ट मेथड अपनाया था जिससे कि हमारे इंडिया के पीपल को उनको ड्रग एडिक्टेड कर दिए थे. मतलब वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे अपने बारे में, बस वो एक दूसरे से लड़ाई करते थे और वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई करते थे और वो बहुत ही ज़्यादा ड्रग एडिक्टेड होते थे. नाउ फोर्स. दे ऑल्सो यूज्ड आर्मी एंड फॉट मिलिट्री बैटल्स बाय सपोर्टिंग वन और द अदर लोकल रूलर्स. वो भी फोर्स यूज़ करते थे जिससे कि एक दूसरे की लड़ाई हो जाए, अपने फोर्स मिलिट्री यूज़ करते थे. Now spheres of influence. They divided China, Southeast Asia and even India to many parts and ultimately ruled these colonies. उन्होंने चाइना को भी डिवाइड किया, साउथ ईस्ट एशिया को भी, और इनफैक्ट इंडिया को भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था जिससे कि उन पर रूल कर सकें. एज अ रिजल्ट द ह्यूज कंटिनेंट ऑफ एशिया एंड द न्यूमरस आइलैंड ऑफ द पैसिफिक ओशन बिकेम डिपेंडेंट बाय वेरियस यूरोपियन कंट्रीज. सो ये मैथड ऑफ इम्पेरियलिज्म कंप्लीट हो गया है. इसमें कुछ पॉइंट्स थे जो कि पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट थे. सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका मीन्स रेस फॉर colonization of Africa by European countries. At early stage the Europeans had claimed only selected areas. Many diseases had stopped them from claiming many territories. They didn't dare to go into the interior of the land, so they called Africa the Dark Continent. ब्रिटिशर्स ने अफ्रीका का एक दूसरा नाम रखा है जिसका नाम है द डार्क कंटिनेंट. अफ्रीका का दूसरा नाम रखा जिसका नाम है डार्क कंटिनेंट. ये यूरोपियंस ने रखा था. Later all European countries involved in domination of African countries in all types like politically, socially and economically. इसमें केवल एक ही मेन पॉइंट है कि अफ्रीका का दूसरा नाम क्या था, द डार्क कंटिनेंट था जो यूरोपियंस ने रखा था. फिर धीरे धीरे यूरोपियन इनके उसमें इन्वॉल्व होने लगे सभी चीज़ों में, इनके पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली वेल्थ में इन्वॉल्व होने लगे थे. सो ये हमारा टॉपिक स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका में यही 2-3 मेन पॉइंट्स हैं, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है. सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ कंसिक्वेंसेस ऑफ इम्पेरियलिज्म. इम्पेरियलिज्म के क्या कंसिक्वेंसेस थे, यानी क्या उसके इम्पोर्टेंस थी, क्या नहीं थी, हम उसमें इस टॉपिक में ये पढ़ेंगे. सो द इम्पेरियलिज्म लेड टू सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ एशिया एंड अफ्रीका. इम्पेरियलिज्म के द्वारा सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल डोमिनेशन ऑफ जो एशिया का था, अफ्रीका था, जो यूरोपियंस
कर रहे थे हमारे साथ। एक्चुअली इम्पेरियलिज्म वॉज अनदर टाइप ऑफ स्लेवरी, ये एक अनदर टाइप ऑफ स्लेवरी था। इम्पेरियलिज्म एक अनदर टाइप का स्लेवरी था। वाइल इम्पेरियलिज्म हेल्प्ड द डेवलपमेंट ऑफ फैक्ट्रीज इन यूरोप, इट डिस्ट्रॉयड द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इन कॉलोनीज। और वहाँ पे जो भी हैंडीक्राफ्ट थे, जो हाथों के द्वारा अपने कलाकारी करते थे, पॉट्स बनाना और वीविंग करना, ये सब वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका था, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिशनल वर्क हो ही नहीं पाता था वो फुलफुली। इस So the colonial powers adopted the policy of dividing the people of the colony by investigating them in the name of race, religion, etc. In this way, they favored one community of people against other community. By this way, foreign powers kept them away from the feelings to being one nation. ईच कॉलोनियल कंट्री वांटेड टू हैव मोर कॉलोनीज, और जितनी कॉलोनियल कंट्री होती थी वो एक और कॉलोनीज बनाना चाहती थी। सो वॉर एंड कन्फ्लिक्ट्स वर द नेचुरल कंसिक्वेंसेज ऑफ अ सच पॉलिसी। सो अगर आप किसी के ऊपर हक जमाना चाहते हैं या फिर आप किसी से कुछ छीनना चाहते हैं तो वहाँ तो वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ तो होगी ही। सो ये पॉलिसी केवल यही की थी, वहाँ पे लड़ाई ही, वॉर ही क्रिएट होता था, कॉन्फ्लिक्ट ही क्रिएट होता था। द फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज द रिजल्ट ऑफ दिस क्लैशेस। और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है हिस्ट्री में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है वो ही इसका कंसिक्वेंसेस निकला था। सो ये हमारा आज फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया है। आप इसको घर पे रीड कीजिए और समझिए। और इसमें जो भी चीज़ें हैं, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो पहले के थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और मेथड्स ऑफ इम्पेरियलिज्म। ये मेन टॉपिक्स थे, इनको आप रीड कीजिए। थैंक यू।